नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी। आज जो मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं यह बहुत ही खास हैं और इनका वास्ता हमारी एसएसबी से भी है। और हमारे उत्तराखंड के लोग तो सेना में जाने के लिए इतने आतुर रहते हैं, बचपन से ही उसकी मेहनत में लगे रहते हैं और उन्होंने यह कर भी दिखाया। और उससे भी बड़ी पहचान इनकी है, ये मधुर कुमाऊनी गीत गाते हैं और खुद का एक चैनल है पहाड़ी मन, और उसके गीत आपने जरूर ही सुने होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मन जोशी जी का। बहुत बहुत स्वागत साहब। नमस्कार। तो आज हम विस्तार से आपसे बातचीत करने वाले हैं, आपके जर्नी के बारे में, आपके चैनल के बारे में और आपके गाए हुए गीतों के बारे में हम विशेषकर बात करने वाले हैं। तो पहले आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, कहाँ बीता आपका बचपन? देख, वैसे मेरा जो जन्म हुआ है, पहाड़ी में बोलो या हिंदी में बोलो? हिंदी में बोलो, जैसे मेरा बीच बीच में पहाड़ी ला सकते हैं। ठीक। जैसे मेरा जन्म हुआ है, मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से हूँ, ग्राम नवाली, पोस्ट ऑफिस चैनपुर, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में आता है। ब्लॉक करानी छीना पड़ता है मेरा गाँव। उसके बाद जैसे मेरे पिताजी यहाँ हल्द्वानी में जॉब करते हैं, कथा फैक्ट्री में जॉब करते थे, इधर गणेश कथा फैक्ट्री। तो हमारा बचपन यहीं बीता, हमने यहीं स्कूल में हल्द्वानी यहीं पढ़ा। बीच बीच में हम पहाड़ भी जाते थे। अपनी बोली भाषा हमने ऐसी सीखी जैसे आज हमारे बच्चे को हम नहीं सिखा रहे हैं। अगर हम घर में आपस में हिंदी में बात करेंगे तो मेरा बच्चा कभी पहाड़ी नहीं सीख पाएगा। अगर मैं बीच में पहाड़ी बोलूँगा या ये चीज़ करूँ तो मेरे बच्चे टच करेंगे। तो मेरे मम्मी पापा लोग पहाड़ी में बात करते तो मैं सुनते सुनते वो चीज़ सीख गया, पहाड़ी सीख गया। और थोड़ा हमारे पिथौरागढ़ उधर की भाषा थोड़ा सा अलग है, जिस कारण से मैं उतना नहीं बोलता हूँ। जैसे कोई मिल गया पिथौरागढ़ का तो मैं बोल लेता हूँ, बाकी कोफ्टल हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं हर जगह रहा हूँ ना, अल्मोड़ा में भी रहा, इधर भी रहा, तो सब कोफ्टल टाइप की हो जाती है मेरी जो पहाड़ी भाषा है। फिर इसका हल्द्वानी में पढ़ा। गाने का शौक मेरे को स्कूल से ही था। मैं पहाड़ी गाने स्कूल में भी गाए हैं मैंने, वहीं से रामलीलाओं में गाए, उत्थान मंच हल्द्वानी में, हीरानगर पे भी गा रखे हैं, पिथौरागढ़ जोलजीबी में भी गाया है। और जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूँ, गाता हूँ। बिल्कुल, अनेक स्टेज प्रोग्राम करते हैं, आवाज़ का जादू दुनिया के सामने लाते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं। लगभग 5 साल हो गए हम इनको जानते हैं और 5 सालों में जो इनका व्यक्तित्व हमने देखा है वह और कलाकारों से कहीं ना कहीं थोड़ा तो भिन्न दिखता है हमें, क्योंकि हर समय हंसमुख मिजाज में रहना बहुत बड़ी बात है। तो हंसमुख की बात आ रही है, आपका एक मशहूर गाना मेरे को याद आ रहा है आपके चैनल से, हौल लागो हिमालय डाना। आजकल बरसात का मौसम है जिस समय में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और बात आजकल पहाड़ों में हौल लगा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसके पीछे की क्या कहानी थी? उसकी कहानी ये थी कि मुझे हरीश वर्मा जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने मुझे ये गाना दिया था। बोला कि मन्नू आप इस गाने को गा लो, आपके मतलब इस गा पाओगे, बहुत अच्छा गाना है ये। तो उन्होंने दिया, मैंने प्रैक्टिस करी, गाना गाया हौलो लागे हिमालय ने। तो उस टाइम पे हमारे टाइम में पुराना म्यूजिक चलता था बांसुरी के साथ तबला वाला, वो मैंने गाया। तो उस टाइम पे चला वो, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल पाया वो गाना। फिर बाद में जैसे थोड़ा डिजिटल ज़माना आ गया, नए म्यूज़िक चलने लगा, तो महेश जोशी एक सिंगर हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे को। मैंने कहा यार एक गाना है मेरे पास, हौलो लागे हिमालय डाना, आप एक बार इसको गाओ। उन्होंने गाया तो उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार इसको आप चंडीगढ़ में हो, मंगोली साजी का म्यूज़िक है, आप इसको अगर गा देते हो तो ये शायद चल सकता है। तो उन्होंने उसमें जोड़ मारे, बढ़िया बढ़िया से जोड़ मारे हैं। तो उसकी 2-4 लाइन हो जाएं तो जोड़ तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल गा सकता हूँ। हौलो लाग्यो हिमालय डाना की बरखा लगी बगड़ घाटियों माँ, ओ छबिली सोरे की बाना की माया तेरी सुरम्याली आँखों माँ। अरे वार हिमाला पार हिमाला बीच गंगा की धार, मेरे हिया में बसी गच्छे मेरे सांसों की चार। हौलो लाग्यो हिमालय डाना की बरखा लगी बगड़ घाटियों माँ। बिल्कुल, क्या खूबसूरत गाना है। और जब पहाड़ों में आजकल जाते हैं ना, जो बाहर के दर्शक भी आते होंगे, पहाड़ों में देखते होंगे, पहाड़ों के बीच में जो बादल जैसे होते हैं, अक्सर में वो बादल नहीं हौल होता है। जैसे शहरों में जाड़ों में
कोहरा पड़ जाता है, उस तरीके से पहाड़ों में बरसात के मौसम में हॉल लगता है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है और उससे पहाड़ की शोभा 4 गुना बढ़ जाती है। और उसी चीज़ को इन्होंने उस गाने में शामिल किया और उसके साथ साथ इस गाने में प्रेम प्रसंगों को दर्शाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत था। तो आप हमें बताइए, आपका जो ये यात्रा रही है बहुत ही शानदार रही है। इस समय आपके यूट्यूब चैनल में 88,000 फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर जिसे कहते हैं, और अनेक वीडियो अपने अपलोड की हैं। तो आपका सबसे जो आपको लगा कि यह गाना सबसे बेस्ट, वैसे होते तो सभी बेस्ट हैं, आपको फिर भी लगा होगा कि ये मेरा सबसे अच्छा हुआ अभी तक? देखो, मैंने गाने बहुत सारे गाए हैं। एक गाना मुझे हमारे बड़े भाई फौजी जगमोहन डिगारी जी ने लिख के दिया था, हे सुआ सावन भादो। तो वो जिसने भी सुना एक बार पे तो बोलते हैं यार ये गाना अच्छा है, और आपका गाने का तरीका चेंज हो गया, बोलते हैं जो सुनते हैं। और बड़ी बात यह है, जो हमारे आरजे काव्य जी हैं, उनके ओहो रेडियो में काफ़ी बजता है वो गाना। हाँ जी बिल्कुल, हमने भी सुना है, हम भी ओहो रेडियो को सुनते हैं। तो बीच बीच में आपके मन के मतलब मन जोशी के गीत के नाम से आता है वह, और बहुत ही अच्छा गाना है, लोग उसे बहुत सुनना भी चाहते हैं। जी जी। तो उसकी लाइन 2 सुना देता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हे सुआ सावन भादो की बरखमात के पहाड़ ली जूलो, फिर में बड़ी भेर बादल सुआते माँ लिपटी जूलो। हे सुआ सावन भादो की बरखमात के पहाड़ ली जूलो, फिर में बड़ी भेर बादल सुवाते माँ लिपटी जूलो, ते माँ लिपटी जूलो, सुवा सावन भादो की बरखमात के पहाड़ ली जूलो। आंगड़ी भीग जली रुमा झुमा बरखा होली, बादलों की घड़ घड़ सुनी तू मेल चिपटी जली, बादलों की घड़ घड़ सुनी तू मेल चिपटी जली। हे सुवा सावन भादो की बरखा मात के पहाड़ ली जूलो। क्या शानदार था। और नहीं, इसके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, पहले आपके लिए ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा गाया है आप। ये जब गाना दिया था मेरे को अपने दाजू ने, तो उस टाइम में गाना आया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में भेजा और बोला कि इसको गाओ आप। मैं गा रहा था, तो मैं लॉकडाउन का टाइम था, मैं घर ही पे रहता था, क्योंकि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जाता था, छुट्टी आया था, मैं घर ही में गाना गा रहा था। तो सुबह शाम गाता था। कमरे हैं, कमरे में ज़्यादा बाहर आ सकते हो, अंदर आ सकते हो, तो मैं रोज़ गाऊँ। मेरी लड़की चुपके से कोने में सुनती थी इस गाने को। तो एक दिन मैं बाहर को चला गया, अंदर वो खुद गाने लगी, हे सुबह साव। इतनी मधुर गाती है मेरी लड़की। मैंने फिर उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग किया काफ़ी, मैंने उसको फेसबुक में और हर जगह डाला हुआ है। तो बहुत अच्छा उसने गाया था। उसने मेरी काफ़ी छोटी थी, वो 2-3 साल की थी, अब तो बड़ी हो गई है। बहुत अच्छा वो गाने लगी थी वो। तो मेरे से पहले उसने सीख लिया था ये गाना। और फिर उसके बाद मैंने फिर वो कभी मैं इंस्टाग्राम में लाइव आता हूँ ना, अगर मैं गाना सुनाता था तो मेरा मुंह बंद के, पापा आप यहाँ पे गलत गा रहे हो बोलती थी वो, मेरे पकड़ती थी, यहाँ पे गलत गा रहे हो आप। तो ये चीज़ था। बिल्कुल, ये जो गीत होते हैं ये दिल से बनते हैं, और जब गाते भी हैं ना दिल से गाए जाते हैं। आजकल कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए गाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार उत्तराखंड के ऐसे हैं जो वाकई में दिल से गाते हैं, पहाड़ की संस्कृति को उसमें निखारने की कोशिश करते हैं। और आप जैसे पिथौरागढ़ से हो, तो आपकी जो गाने होते हैं, आपके जो गाने होते हैं उनमें थोड़ा वहाँ की लैंग्वेज होती है। जैसे बरखा हम बारिश कहते हैं, द्यो कहते हैं अपने क्षेत्र में, ये थोड़ा नेपाल से मिलता जुलता इलाका है, तो उन शब्दों का अनुभव भी हमको हो पाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इन गीतों को गाते हैं। तो आपकी जर्नी रही है और बहुत लंबी जर्नी है, क्या प्लान है आपका आगे का? कुछ नहीं, अपना जो भी है जैसा चल रहा है चलते रहेगा। पहले मैंने बीच में काफ़ी लोगों को मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल में गाना गाने को, तो कुछ लोगों ने विश्वासघात किया, किसी ने कुछ किया। अब थोड़ा सा मेरा उससे जो है कि अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, पहाड़ में नहीं कहते हैं कि मन खट्ट हैगा, खट्ट है, कि मतलब होता है कि सांप का
काटा वो जोड़ देख ले तरसीनी, तो वाली कहानी हो गई। आजकल थोड़ा सा डर डर के, अब मैं किसी से गवाता भी हूँ तो थोड़ा सा सोच समझ के कि अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम उसको मौका देते हैं तब तक वो हवा हवा करता है। जैसे यूट्यूब में गाना आता है ना, उसके बाद वो ना शेयर करता है ना, फिर हमारी कमियां निकालने लग जाते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। बहुत लोगों को मैंने मेरे यूट्यूब चैनल खोल के देखना, बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उनको भी मैंने मौका दिया गाने का। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि यही हमारे उत्तराखंड संगीत जगत के लिए सबसे बड़ा घातक भी है। जैसे दूसरे राज्यों में देखते हैं हम, उनके आगे बढ़ने का कारण एकमात्र यह है वहाँ के लोग और वहाँ के सभी कलाकार मिलकर उस संगीत जगत को ऊंचा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अपने आप को ऊंचा करने के लिए काम किया जाता है, न कि कुमाऊनी गढ़वाली संगीत जगत को ऊंचा करने के लिए। ये बहुत ही विशेष मुद्दा भी आपने छेड़ा और इस पर बात होनी भी चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपने जब कहा कि कैसेट में पहले था, फिर ये हम डिजिटल में लाए, कितना बदल गया है कैसेट और डिजिटल का जमाना? देखो, कैसेट के ज़माने में क्या था, 8 गाने आते थे। मैंने भी 2005 में ये कैसेट निकाली थी। हाथ बिंदुली नहीं, खोर बिंदुली हाथ रुमाला, उल्टा बोला था मैं। तो खोर बिंदुली हाथ रुमाला करके एक मेरी कैसेट आई थी, हिमाल से आई थी। उस टाइम पे क्या था कि हमको अगर एक कैसेट बनानी तो 8 गाने गाने पड़ते थे, उससे नीचे आपका कोई संपर्क नहीं। अभी यूट्यूब में क्या है कि आप सिंगल गाना गा सकते हो, तो उससे आप काफ़ी मतलब अंतर है, क्योंकि YouTube अच्छा है एक प्लेटफॉर्म। अगर कोई कलाकार आगे निकलना चाहता है, कम खर्चे में अपना काम कर सकता है। उस टाइम पे हमको काफ़ी पैसा भी लगाना पड़ता था और 8 गाने के लिए काफ़ी मेहनत या ढूंढना पड़ता था कि 2-3 मिलके चलो या 2 लोग मिलके हम एक कैसेट बनाएंगे। तो एक कैसेट के तो काफ़ी खर्चा होता था ना अकेले में। बिल्कुल, फिर भी कैसेट का जो एक गाने सुनने का दौर था वही भी बेहद ही खूबसूरत था। आज का दौर भी बहुत ही खूबसूरत था। कैसेट के ज़माने में सब लोग इकट्ठा होकर सुनते थे, गांव में एक जगह बजा दिया जाता था, खेत में काम करते करते सुनते थे। डिजिटल में यह बदल गया है, लोग बिस्तर में छुप के सुनते हैं। टिकटॉक तो बंद हो गया, अब इंस्टाग्राम में इस तरीके से खूब वायरल करते हैं। टिकटॉक मेरी जबान में इसलिए आ गया क्योंकि इनका एक टिकटॉक में, जब टिकटॉक चलता था, एक गाना जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म होता था उसमें बहुत वायरल होता था। तो उसमें जो सुनीता तेरी नाक नथुली गाना था आपका, टिकटॉक में खूब वायरल होता था और उससे लोग बहुत रील बनाते थे उसमें। उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊं। कोई लेडीज थी, मेरे को नाम अभी पूरा याद नहीं है, उसने मेरे को बोला सर आप अपने गाने टिकटॉक में क्यों नहीं डालते हो। बोला, मैसेज आया मेरे पास फेसबुक में, आप वायरल हो जाओगे, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना अच्छा गाना है, आप वायरल हो जाओगे। मैंने कहा मेरे को बता दो ना कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा, कह रही अरे उसमें जाओ, और मैसेज में ही बताया उसने मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने टिकटॉक जैसे एक टुकड़ा तोड़ा और जैसे तैसे सीखा। मैंने टिकटॉक में चलाता नहीं था, मैंने ऐसे ही करके उसमें डाला। तो उसके बाद हमारे जो अनिल पानू जी हैं, उन्होंने रील बनाई उसमें सुनीता तेरी नाक नथुली में। फिर सभी ने बनाई, करते करते वो कम से कम 26,000 रील बनी थी उसमें उस टाइम पे। फिर उसके बाद तो ये बंद ही हो गया था 2020 के बाद वो। तो उस टाइम पे काफ़ी चला था वो गाना। कितनी रील बनी थी कहा? 26,000 रील बनी थी। 26,000 रील बनी थी। बहुत ज़बरदस्त संख्या होती है, विशेषकर कुमाऊनी गानों के लिए। बहुत अच्छा हमने सुना उसे, टिकटॉक में हम देखते थे। वह अनिल पानू जी की को भी हम फॉलो करते हैं ना, तो उन्हें की भी हर रील को हम देखते ही हैं। विशेषकर कोई छूट जाती थोड़ा, लेकिन उसके बारे किया में था मुझे। तो मैंने पूछा भी था ये कैसे बनता है, क्या होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन मैंने सुना है ना, अब मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैंने सुना है कि अनिल सिंह पानू उत्तराखंड में एक ऐसा नाम है जो दूसरे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और अनेक लोगों के यूट्यूब चैनल भी बनवाए हैं, उसमें गाने गवाए हैं और वे सफल हुए हैं जी। ऐसा मैंने सुना है। तो आपको ये गीत याद है 2 अक्षर सुनीता वाला? हाँ, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सुनाइए। 2.5 हाथ धमिली तेरी पुजिरा छाघुना, अरे तुम मेरी माया पड़िया ना धुना, सुनीता तेरी नाक नथुली कानों में छाजी रे भाई, हाय हाय कतु भली तू बन सुनीता पड़ी रहते मैं मैं वे सुनीता तेरी नाक नथुली कानों में छाजी रे भाई, हाय हाय कतु भली तू बन सुनीता पड़ी रहते मैं।
नानी भौजी की बेनी छे तू लागू छे मेरी साई देखीने की अस लागे छे जैसिका फले डाई डाई वे सुनीता तेरी नाक न थूली कानू में छाजी रे वाई। तो ये गीत क्या शानदार गीत है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैठे बैठे नाचने लग जाएं, लेकिन नाच नहीं सकते। और आपको पसीना भी बहुत हो गया, गर्मी में हमने आपको बैठा दिया, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ क्योंकि आपको पसीना हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक फौजी हैं, एसएसबी के जवान हैं, और फौजी हर उस कठिन परिस्थिति में रहते हैं और वह उनको ट्रेनिंग होती है, वह सब चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए मेरे को चिंता नहीं है, इंटरव्यू आराम से चलता रहेगा। कोई नहीं। तो फौज के बारे में बताइए, कब गए फौज में, कब भर्ती हुए? जैसे हमारे उत्तराखंड में सभी का शौक होता है आर्मी में जाना, पैरामिलिट्री में जाना। तो मैं 2007 में एसएसबी में भर्ती हुआ और 8 की मेरी ज्वाइनिंग है। आज 16 साल नौकरी कंप्लीट हो गई है, 17वां चला हुआ है मेरे को। और फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी हिमाचल में थी, वहाँ ट्रेनिंग करा। उसके बाद बिहार पोस्टिंग आए, फिर उत्तराखंड में आए, फिर अभी उत्तराखंड में थे, यूपी में रहा, झारखंड रहा, फिर वापस अभी उत्तराखंड में दोबारा से मौका मिला है इधर ही। तो कितने साल हो गए आपको एसएसबी में? मेरे को 16 साल नौकरी कर चुका हूँ, 17वां चला हुआ है। तो अभी कितना करने का और है? हमारी तो 60 साल की नौकरी होती है, अभी तो बच्चे छोटे ही, आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि और जो आईटीबीपी हैं, सेना है, इनके बारे में तो लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कम होती है। एसएसबी जानते हैं, लेकिन पहले इसका जो रोल था वो अलग था। घरों में जाके आपको ट्रेनिंग देती थी, वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। नाम वही है एसएसबी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, अब हथियारबंद फौज हो गई। पहले गांव में सिखाती थी ये लोगों को, आप लोगों को सिखाने, लेकिन जो बॉर्डर एरिया हैं जैसे पिथौरागढ़ है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, ये जो बॉर्डर एरिया में एसएसबी घर घर में जाके सिखाती थी। बागेश्वर एरिया है, ये सब जाके सिखाती थी। चमोली, जो मतलब जितने भी इंडिया के बॉर्डर एरियाज हैं चाइना से जो लगते थे, वहाँ वो घर घर जाके पहले ट्रेनिंग देती थी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो और क्या खास है इस सेना के बारे में, कुछ बताना चाहें, किस तरह की ट्रेनिंग होती है? क्योंकि इसके बारे में थोड़ा लोग भी जान जाएंगे। अब जैसे अर्धसैनिक बल बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और अपनी एसएसबी सेम वही है, आसाम राइफल है, ये सब एक जैसा ही है। सब में नियम कानून रोल सब एक ही चीज़। बस एसएसबी का जो है कि नेपाल भूटान बॉर्डर दिया हुआ है, सबको अपना अपना बॉर्डर बांटा हुआ है। बीएसएफ का पाकिस्तान बॉर्डर है, आसाम राइफल का उधर को है, म्यांमार बॉर्डर है। तो सबको अपना अपना बॉर्डर दिया हुआ है, सब अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इतनी विस्तार से जानने के लिए इसलिए गया क्योंकि आपका एक गीत फौज के ऊपर भी आया था। क्योंकि जब हम उत्तराखंड से होते हैं, हर एक की इच्छा होती है फौज में जाने की, और ज़्यादातर लोग फौज पे गाने भी बनाते हैं। और ललित मोहन जोशी जी ने तो अपने नाम के आगे ही फौजी लगा दिया, और इससे उनको एक बड़ी पहचान भी मिली और सम्मान भी ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का होता है, वह फौजी का होता है। आपके सामने कितना ही बड़ा नेता आ जाए, उसको उत्तराखंड में कम सम्मान मिलेगा, फौजी को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसलिए एक फौजी का होना और हमारे साथ बैठना हमारे लिए भी अच्छी बात है। तो वह गीत था आपका, जो फौजी की नौकरी बड़ी कठिन होती है। फौज की नौकरी वैसे कहा जाता है, वो एक जो छवि बनती है हमारे नज़रों में, तो बहुत कठिन है क्या फौज की नौकरी? अब देखो सर, जब आओगे खुद पता चलेगा। दूर से तो, बाहर से तो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं एक साथ, अच्छा लगता है। वो तो कष्ट हर जगह होगा सर। आप अपनी लाइफ में हो, आपको वहाँ पे भी कष्ट होगा, हम वहाँ। इसलिए एक बोला गया ना, रो के करना है या हंस के करना है, करना आपको है। तो अब वही फौज नहीं, सुनो, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक चीज़ सिखाया था कि रो के करो चाहे हंस के करो, करना तुम ही ने है। दूसरा कोई बाहर से आएगा नहीं। तो इसलिए हमने तभी से सीख लिया कि यार कोई भी काम हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो हंसते हंसते करो, वो आराम से हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं यार इसको कौन उठाएगा, इतना मेहनत, पहले ही अपना दिल तोड़ देंगे हम, तो नहीं हो पाएगा। कौन, अरे यार कर लूँगा मैं, बहुत भले ना हो, लेकिन वही बोला जाता ना फौज में, हुक्म को तोड़ो मत, लंगर को छोड़ो मत। तो हमेशा हुक्म को मानना है, उसे तोड़ना नहीं है। और ये सभी लोगों के लिए जिंदगी की भी सीख है ना। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो वह हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। जी। तो फौज की नौकरी में आपका एक गाना था आपके चैनल में, आपने गाया था? जी जी।
तो उसको सुनना चाहेंगे हम 4 लाइन। ये जो गाना था फौजी की नौकरी, ये मैंने 10वीं क्लास में लिखा था। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता, 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता तब लिखा था ये मैंने। और इसको मैंने 2005 में कैसेट में भी गाया था। उस टाइम थोड़ा सा तो आप उस समय फौज में थे भी नहीं था, सिर्फ खाली एक कल्पना लिखी थी, क्योंकि सबने, हर किसी ने फौज के ऊपर गाना गा रखे हैं। हमारे जैसे हरियावर्दी में था फौजी जगमोहन टिकारी जी का गाना, और फौजी ललित मोहन जोशी के तो काफ़ी गाने हैं। तो मैंने उसी प्रकार मैंने भी कहा यार चलो क्या पता मैं फौज में चला जाऊं तो मैं इस गाने को जरूर गाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं फौज में नौकरी लगूंगा तो जरूर गाने निकालूंगा करके। तो उस टाइम मैंने ये गाना लिखा था। तो उसके 2 लाइन सुनाता हूँ। फौज की नौकरी माची ऐसी तकदीरा, किस्मत में डूटी मेरी जम्मू कश्मीरा। फौज की नौकरी माजी ऐसी तकदीरा, किस्मत में डूटी मेरी जम्मू कश्मीरा। दिन भर परेड मेरी, रात में पहरा, क्षण क्षण यो सोनी याद ऊँची घरा। क्षण क्षण यो सोनी याद ऊँची घरा। फौज की नौकरी माजी ऐसी तकदीरा, किस्मत में ड्यूटी मेरी जम्मू कश्मीरा। क्या बात। तो उस समय कल्पना जम्मू कश्मीर की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई आपकी कभी? अभी नहीं हुई मेरी। नहीं हुई है, हमारी यूनिट है वहाँ। अच्छा, यूनिटें हैं, मतलब आप नहीं गए जो उस समय कल्पना में आप सोचते थे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उत्तराखंड को सैन्य धाम कहा जाता है। देवभूमि के साथ साथ सैन्य धाम हम इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे राज्य में मन जोशी जैसे अनेक सेना के जवान हैं जिनको हम बड़े ही सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं और यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं। तो सर, आपका जो पहला गीत था वह कौन सा था, कहाँ गाया आपने, उसकी कहानी में जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे आपको बताया, मेरे को बचपन से शौक था गाना गाने का। तो हम जैसे अपने यूनिट के अंदर थे, वहाँ बैंड होता है, जाज बैंड था। जाज बैंड में कीबोर्ड बजा रहा था, तो हिंदी गाने गाता था। थोड़ा बोला यार आपका पतला टोन है, आप मुकेश के गाने गाओ, तो मैं मुकेश सर के गाने गाता था। तो फिर एक दिन एक गिटारिस्ट है हमारा उधर का, क्या बोलते हैं, सिक्किम साइड के, तो उन्होंने मेरे को बोला यार मन सर, आप जोशी सर बोलते हैं, जोशी बोलते हैं ज़्यादा, तो बोला जोशी सर आप यार ये काने में डबल झुमका जो गाना है ना, उस गाने को गाओ, मैं गिटार में बजाता हूँ बोला। तो मैंने, उसने कॉर्ड दिया, मैंने गाना गाया काने में डबल झुमका। तो उसने गाया, हमने ऐसी हल्का सा वीडियो बना दिया उसका, वीडियो बनाया, मैंने फेसबुक में डाला। तो जो मुझे चाहने वाले थे उन्होंने बोला यार गाना आपने गाया? मैंने कहा हाँ, मतलब यहाँ मैंने गाया, ओरिजिनल किसी और ने गाया बोला। तो बोले यार एक काम करो, आपकी इतनी अच्छी आवाज़, आप कैसेट डैसेट क्यों, मतलब क्यों नहीं निकालते यूट्यूब में गाने आने। तो उन्होंने मेरा मन डाइवर्ट किया, तो मैं छुट्टी आया, मैंने गाना गाया। तो सबसे पहले मैं वहाँ मोती साजी हैं, उनको कॉल किया, मैंने कहा गाना गाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ये खर्चा लगेगा, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। कितने गाने हैं? मैंने कहा एक ही गाना है। बोला नहीं 2 गाने तो कम से कम लेके आओ, तो हमारा भी खर्चा कम बनेगा और आपका भी ये काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 2 गाने लेके उनके पास गया। एक भजन था रामों को नाम जपना के लेने, तो दूसरा गाना था ये चांदी को बटनना। तो ये मुझे पता भी था ये गाना किसका है, क्या किसी ने मुझे लिख के दिया था, मैंने गाया। तो ये गाना जब मैंने गाया तो इससे मुझे थोड़ी पहचान मिली, और मेरा चैनल भी मोनेटाइजेशन हुआ था उसी से, उसी गाने से। तो वो गाने से ही मेरी पहचान बनी। फिर उसके बाद तो छोरी निर्मला, बहुत सारे गाने गाए मैंने। उसके बाद धीरे धीरे आपसे पहचान हुई, उसी तरीके से वही डिजिटल युग में जुड़ते गए, अनेक लोगों से मिलते गए, जुड़ते गए। तो आपका 2 लाइन इसके भी सुनना चाहूँगा मैं। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम आपको। हो तेरे कोठी को चांदी को बटना, मेरा दिल माछू तेरी रटना। ओ निकर निकर, ओ निकर निकर ना खरा लच्छी माँ,
बहुत सालों बे तेरा पसीना, ओ तेरे कोटी को चांद को बटना, मेरा दिल माछू तेरी रटना, ओ निकर निकर न खरा लछीमा, बहुत सालों बे तेरा पसीना। अरे 4 दिन की चांदनी छा फिर अंधेरी रात, 2 दिन की जवानी छा के न दिन सात, पकड़ ले, अरे पकड़ ले तू मेरे हाथे लछीमा, बहुत सालों बे तेरा पसीना, ओ निकर निकर न खरा लछीमा, बहुत सालों बे तेरा पसीना। तो ये गीत था। क्या खूबसूरत गीत है, बहुत ही शानदार ये इंटरव्यू रहा है। बहुत ही गहराई से हमने आपसे बात की है, आपके बारे में जाना है, एसएसबी के बारे में जाना है और उत्तराखंड संगीत जगत से जुड़े हुए अनेक लोगों के बारे में आपने बताया और उन कलाकारों की भी आपने चर्चा की जो उत्तराखंड के इस संगीत जगत में कहीं ना कहीं ईगो रखते हैं और यह हमको भी कई बार देखने को मिलता है, महसूस होता है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपके साथ मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम और बातचीत करना चाहते हैं लेकिन देखने वाले कहेंगे इन्होंने इतनी लंबी बातचीत कर दी, तो इसलिए इस समय की एक सीमा है। आप लास्ट में जो कुछ कहना चाहिए उसे कहें। कहना क्या है, मेरा एक टिकटॉक के ज़माने से डायलॉग फेमस है, दैट्स ऑल अफी रोल जिले हुल दिखनी रोल, गोरनी सोल भैंस तो सोल, फॉलो करला ठीक छू, फॉलो करला ठीक छू नती मंजोसी इसे रोल। तो वो भी आपने बोला ना ईगो, यार मैं ईगो किस चीज़ का दिखाऊं? बोलते ना कि यार आपको ईगो नहीं, मैं ईगो किस चीज़ का, मैं एसएसबी में जॉब करता हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए अपने लिए कमा रहा हूँ, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, आप लोगों को सपोर्ट और उसके लिए मैं गाना गा, मैं आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। मैं किस बात को आपको ईगो दिखाऊं कि यार मैं एक अच्छा सिंगर, अरे अच्छा सिंगर भी हूँ तो आपने मुझे बनाया है ना, मैं खुद से तो नहीं बना ना। तो पब्लिक मेरे को सपोर्ट करेगी तब मैं किस बात का ईगो दिखाऊं, ये बताइए आप। तो यही भावना सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी हम उत्तराखंड संगीत जगत को बड़े लेवल में ले जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड संगीत जगत एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभरे, जैसे हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, यहाँ के भोजपुरी भी अब कितना हिट हो गया, लेकिन हम अभी भी उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। 2-4 गाने हिट अवश्य हुए हैं पिछले कुछ समय में, लेकिन उनको छोड़ दें तो उस तरीके से हम बड़े लेवल में नहीं जा पाए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की या उन कलाकारों की भी इसमें गलती है जो अपने आप को ये सोचते हैं कि ये हमारी वजह से हो रहा है, या आपकी वजह से नहीं, आम जनता की वजह से हो रहा है जो आपको प्यार दे रहे हैं। और यही आपने सबसे बड़ा संदेश भी दिया है। तो आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे।